Hello students, welcome to you in Prince Education Hub Seeker. This is your science period. आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेटा है पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है कि पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या होती है. मैंने कल भी आपको इसका हिंट दिया था कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है. वो एनर्जी जो हमारे पास कब आती है, जब हमारे पास कोई ना कोई ऑब्जेक्ट किसी पोजीशन के अंदर हो या किसी शेप के अंदर हो, तो उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो हमारे पास क्या होती है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी होती है. कैसे? फॉर एग्जांपल लें, जैसे मान लो कि मैंने टेबल से इस मार्कर को ऊपर उठाया. ठीक है, तो मैंने क्या किया, अपनी एनर्जी स्पेंड की है इस मार्कर को यहां तक उठाने में. ओके, अब मार्कर की कोई ना कोई यहाँ पे पोजीशन है. अगर मार्कर को मान लो कि मार्कर को मैं ऐसे छोड़ दूं तो मार्कर कहां पे जाएगा, नीचे जाएगा. ठीक है, जब तक मैंने इसको एक पोजीशन के ऊपर क्या कर रखा है बेटा, खड़ा कर रखा है, तो यहाँ पे जो एनर्जी, जिस एनर्जी की वजह से यहाँ पे ये क्या है, एक पोजीशन के अंदर है, उसको बोलेंगे बेटा पोटेंशियल एनर्जी. जब इस मार्कर को मैं छोड़ दूंगा तो कहां पे जाएगा बेटा, नीचे चला जाएगा. ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, वो किसके कारण जाएगा नीचे, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है, यहां पे जो मार्कर इस पोजीशन पे खड़ा है वो किसकी वजह से खड़ा है बेटा, ड्यू टू पोटेंशियल एनर्जी की वजह से. ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूं आपको मैंने. जैसे मान लो कि हमारे पास स्प्रिंग है बेटा, आपने स्प्रिंग के बारे में सुन रखा होगा. स्प्रिंग को मैं स्ट्रेच करता हूं तो मैं अपनी एनर्जी लगाता हूं, तभी स्प्रिंग क्या होता है, स्ट्रेच होता है. यहां तक स्ट्रेच हो रहा है. ओके, अब मेरी जो एनर्जी है वो किसके अंदर जा चुकी है, इस स्प्रिंग के अंदर जा चुकी है. अब मैं इसको छोड़ दूंगा तो क्या होगा, ये अपनी पोजीशन में वापस चला आएगा. ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पहले क्या किया मैंने, इसके ऊपर अपनी एनर्जी स्पेंड की. ठीक है, तो मेरी एनर्जी किसके अंदर ट्रांसफर होगी बेटा, इस स्प्रिंग के अंदर क्या होगी बेटा, ट्रांसफर होगी. अब यहां पे एनर्जी हमारी क्या है, स्टोर है. जब मैं इसको छोड़ूंगा तो क्या होगा, ये स्प्रिंग अपनी पोजीशन में वापस चला जाएगा. तो ये क्या था हमारे पास, किसका एग्जांपल है, पोटेंशियल एनर्जी का. जब हमने इसको स्ट्रेच किया तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है, जब इसको छोड़ेंगे तो एकदम से आएगा तो किसमें चला जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में. काइनेटिक एनर्जी की वजह से अपनी पोजीशन में वापस चला जाएगा. ठीक है, तो हमारे पास स्ट्रेचिंग करना तब क्या है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है, और छोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, अपनी पोजीशन में वापस चला आएगा. ठीक है, और देखो यहाँ पे मान लो कि स्प्रिंग है. ठीक है, फिर दोबारा एग्जांपल लेता हूं स्प्रिंग का. स्प्रिंग को मैंने अब कंप्रेस किया है. कंप्रेस किया है तो मेरी एनर्जी उसके अंदर स्टोर हो चुकी है. जब मैं छोड़ूंगा तो वो अपनी पोजीशन में फिर क्या होता है बेटा, वापस चला जाता है. तो ये भी किसका है, हमारे पास पोजीशन का है. ठीक है, तो यहां पे हमारे पास क्या हो रहा है बेटा, कि कोई भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट की कुछ ना कुछ क्या है, हमारे पास पोजीशन हो, उस ऑब्जेक्ट की कुछ ना कुछ क्या हो, शेप हो. ठीक है, जब हम उसको कंप्रेस कर रहे हैं या स्ट्रेच कर रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ उसकी क्या है, पोजीशन को शो कर रहा है या उसकी शेप को शो कर रहा है. उसके बाद जो वो क्या कर रहा है बेटा, उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर हो रही है. ठीक है, उसके बाद उसके अंदर क्या आती है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर कैपेसिटी आती है कि वो वर्क डन करे. दैट इज नोन एज ए पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, उसको बोलते हैं बेटा हमारे पास क्या, पोटेंशियल एनर्जी. तो यहाँ पे देखो, अब पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास है क्या, देखो, इट इज द एनर्जी विच स्टोर इन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स वर्च्यू ऑफ इट्स शेप एंड पोजीशन. यहाँ पे हमारे पास बेटा ऐसी टाइप की एनर्जी जो कि हमारे पास स्टोर होती है किसी ऑब्जेक्ट के अंदर. इस टाइप की एनर्जी जो ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर हो रही है, किसकी वजह से, उसकी पोजीशन की वजह से, उसकी शेप की वजह से. पोजीशन की वजह से कैसे, जैसे मैंने मार्कर को यहाँ पे रखा है तो पोजीशन की वजह से यहाँ पे एनर्जी स्टोर हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी है. स्प्रिंग के अंदर हमारे पास जब स्ट्रेच कर रहा था या कंप्रेस कर रहा था तब जो एनर्जी स्टोर हो रही थी वो किसी शेप की वजह से हो रही थी. तो हमारे पास जो एनर्जी स्टोर हो रही है किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, उसके किस गुण के कारण, उसके शेप के कारण या उसकी पोजीशन के कारण, उसको बोलते हैं हम बेटा पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, एक और एग्जांपल लेता हूं, सिंपल सा एग्जांपल है हमारे पास. आपको मैंने उस दिन भी करवाया था तीर कमान वाला. तीर कमान मींस तीर और धनुष वाला. ठीक है, मान लो कि ये मेरे पास धनुष है. ठीक है, मैंने क्या किया, इसको स्ट्रेच किया तो मेरा पास जो तीर था अब स्ट्रेच होने की वजह से यहाँ पे क्या हुआ, जब स्ट्रेचिंग होगी किसके अंदर, बो के अंदर या उस
धनुष के अंदर, तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, स्टोर होगी, क्योंकि उसकी शेप क्या हो रही है, उस बो की चेंज हो रही है, जिसके कारण यहाँ पे एनर्जी स्टोर होगी। जैसे ही मैं उसको छोड़ूंगा तो वो काइनेटिक एनर्जी से क्या होगा, वो जो तीर है वो आगे की ओर क्या करेगा, मूव करेगा। तो जब हमारे पास जो बो है जब वो स्ट्रेच कर रहा है, ठीक है, तब उस एरो के अंदर जो एनर्जी स्टोर हो रही है हमारे पास, वो क्या है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी है। ओके, तो मैंने आपको काफी सारे एग्जांपल से समझा दिया है कि हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, एक ऐसी एनर्जी जो कि हमारे पास स्टोर होती है किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, उसके कौन से विर्च्यू के कारण, उसके कौन से गुण के कारण बेटा, हमारे पास उसकी शेप या उसकी पोजीशन के कारण, उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ड्यू टू दिस एनर्जी द ऑब्जेक्ट इज इन कैपेसिटी टू डू वर्क। इसी एनर्जी के कारण हमारे पास क्या करता है बेटा, ऑब्जेक्ट क्या करता है, अपना वर्क डन करता है। ठीक है, इसी एनर्जी के कारण हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो वर्क डन करता है। जैसे स्ट्रेच कर रहा था, उसको छोड़ देंगे तो अपना क्या करेगा, वर्क डन करेगा। तो पहले एनर्जी स्टोर हो रही है, जब उसको क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे, तो वो तेजी से आगे की ओर क्या करेगा, मूव करेगा। ठीक है, तो इसी एनर्जी के कारण हमारे पास क्या हो रहा है बेटा, वर्क डन हो रहा है। ठीक है, फिर एग्जाम्पल क्या कहेंगे हम, एग्जाम्पल क्या है, स्ट्रेचिंग बो। स्ट्रेचिंग बो मैंने अभी बताया था, स्ट्रेच करेंगे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है। स्ट्रेचिंग रबर, रबर को स्ट्रेच कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है। कंप्रेसिंग स्प्रिंग, स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है। एंड लिफ्ट एनी ऑब्जेक्ट अप टू ए सर्टेन हाइट, किसी भी ऑब्जेक्ट को एक सर्टेन हाइट तक लिफ्ट करके रखेंगे, एक पोजीशन पे रखेंगे, तो वहां पे भी क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी ही हमारी बेटा स्टोर हो रही है। ओके, ये था हमारे पास क्या बेटा, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा पोटेंशियल एनर्जी के अंदर, पोटेंशियल एनर्जी इन ए ग्रेविटेशनल एरिया। हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है ग्रेविटेशनल एरिया के अंदर। ठीक है, कैसे निकाल सकते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी, देखो हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कैसे निकल सकती है। ठीक है, तो ड्यू टू ग्रेविटेशनल एरिया कैसे निकलेगी, ये देखो, मान लो कि मैंने क्या कर रखा है, नीचे से ग्राउंड से एक ऑब्जेक्ट को ऊपर ऐसे लिफ्ट कर रखा है। ठीक है, उठा रखा है, ग्राउंड से नीचे किसी भी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट कर रखा है, उठा रखा है। ठीक है, आपको पता है यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट उठा रखा है, इसके ऊपर फोर्स लग रही है डाउनवर्ड, कौन सी फोर्स लग रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है। तो मान लो कि ये ग्राउंड है हमारे पास। ठीक है, ये क्या है बेटा, हमारे पास ग्राउंड है, तो यहाँ पे क्या करूंगा, इस तरफ बना दूंगा मैं इसको थोड़ा सा। मान लो कि ये हमारे पास क्या है, ग्राउंड है। ठीक है, ग्राउंड से कुछ दूरी के ऊपर मैंने क्या कर रखा है, एक ऑब्जेक्ट उठा रखा है। मान लो ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है। ओके, इस ऑब्जेक्ट को मैंने ग्राउंड से ऊपर उठा रखा है। ठीक है, तो हाइट क्या आएगी, h हाइट तक इसको उठा रखा है इस ऑब्जेक्ट को। ठीक है, ऑब्जेक्ट का नाम ए ले लेते हैं, यो भी है। ठीक है, तो ए मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, इसको ग्राउंड से ऊपर मैंने उठा रखा है। h उसके अंदर क्या है, हमारे पास हाइट है, और उस ऑब्जेक्ट का मास क्या है, m है, और उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है मेरे पास, कौन सी, g, क्योंकि मैं किसी ऑब्जेक्ट को उठाऊंगा तो मैं अगर उसको छोड़ दूं तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण क्या आएगा, वो नीचे ही आएगा। तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या अप्लाई हो रही है बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रही है, जो मैंने ग्राउंड से ऊपर उठा रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ए है, उसका मास क्या है, m है, h हाइट तक उसको उठा रखा है मैंने, g उसके ऊपर क्या हो रही है बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रही है। ठीक है, तो अब बताना है हमारे पास कि इसके अंदर वर्क डन कितना होगा। ठीक है, तो मैंने बताना है पोटेंशियल एनर्जी का ग्रेविटेशनल एरिया के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होगा, वर्क डन कितना होगा। तो वर्क डन का हमारे पास फॉर्मूला क्या था, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, F इंटू एस। वर्क डन क्या है, F इंटू एस। F क्या था हमारे पास, मैंने कहा था आपको अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F हमारे पास क्या है, m इंटू ए है। ओके, m इंटू ए है, यहाँ पे एक्सेलरेशन है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे पास, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जो भी चेंज आ रहा है ग्राउंड से लेकर ऊपर तक हमारे पास, वो किसके कारण आ रहा है, ग्रेविटी के कारण आ रहा है। तो यहाँ पे जो a है वो g में चेंज हो जाएगा, यहाँ पे a जो है हमारा किस में चेंज हो जाएगा बेटा, g के अंदर। क्यों, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि जो भी चेंज आ रहा है हमारे पास किसके कारण आ रहा है, ग्रेविटी के कारण। तो यहाँ पे a किस में चेंज हो जाएगा, g के अंदर। ठीक है, अब क्या करना है हमारे पास पता है, और आपको पता है s जो है हमारे पास,
एस क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, लेकिन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं है, यहाँ पे इसको ग्राउंड से ऊपर उठा रखा है तो हाइट है, तो एस को किस में चेंज कर देंगे, एच के अंदर। एफ की और एस की वैल्यू हम किसके अंदर पुट कर दें, इसके अंदर पुट कर दो, तो क्या आएगा हमारे पास, देखो पुट करो यहाँ पे वैल्यू, एफ की वैल्यू क्या है m इंटू जी इंटू एच, एस की वैल्यू क्या है h, तो हमारे पास w की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे m g h, तो यहाँ पे वर्क डन हमारे पास किसके इक्वल आ गया बेटा m g h के, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास वर्क डन किसके इक्वल आ गया m g h के, और आपको पता है जो वर्क डन है वो किसके इक्वल होगा, पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा, तो हम कह सकते हैं EP जो है हमारे पास वो किसके इक्वल है, m g h के इक्वल है। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया किसका, पोटेंशियल एनर्जी का, किसके कोरोस्पोंडिंग, ग्रेविटेशनल एरिया के कोरोस्पोंडिंग, ठीक है। तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ गया mgh इन ए ग्रेविटेशनल एरिया, ठीक है, इन ए ग्रेविटेशनल फील्ड, ओके। तो हमारे पास क्या था, सुनो ध्यान से, हमने क्या कर रखा था, दोबारा से फिर देख लो कि ग्राउंड से किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर उठा रखा है, मास m है, ग्रेविटी g लग रही है, हाइट क्या है h है, वर्क का फॉर्मूला लगा दिया F इंटू एस, F हमारे पास m इंटू ए है, g क्यों आया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ऐसे यहाँ पे क्यों लगा, s की जगह हमने h क्यों लगाया, क्योंकि हाइट शो कर रखी है, इसकी वैल्यू इसके अंदर पुट कर दी, तो हमारे पास क्या आ गया, वर्क डन किसके इक्वल आ गया, mgh के। तो EP आपको पता है जो वर्क डन होता है वो किसके इक्वल होता है, पोटेंशियल एनर्जी के, तो यहाँ पे क्या आएगा EP की इसके इक्वल mgh के, ओके। तो ये था हमारे पास क्या फॉर्मूला किसका, पोटेंशियल एनर्जी का इन ए ग्रेविटेशनल फील्ड एरिया। यहाँ पे एक चीज तो आपने और ध्यान रख लेनी है बेटा कि किसी भी ऑब्जेक्ट को, मान लो कि जैसे ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ठीक है, तो मान लो कि ये ऑब्जेक्ट है, एक और ऑब्जेक्ट लेता हूँ, उसको मैंने हाइट h तक उठा रखा है, लेकिन अब वो क्या है ऐसे ऐसे नीचे आए, मान लो कि ऑब्जेक्ट मेरा ऐसे ऐसे नीचे आए, मान लो कि ये ऑब्जेक्ट है, ये इस तरह से नीचे आए, धीरे धीरे ऐसे कभी ऐसे करता हुआ नीचे आए, तो क्या हमारे पास इस फॉर्मूले के अंदर कोई ना कोई डिफरेंस आएगा। अगर मान लो कि मेरा जो ऊपर से मैं किसी मार्कर को फेंक रहा हूं वो ऐसे करता नीचे आएगा, ऐसे ऐसे, क्या हमारे पास इस फॉर्मूले के अंदर कोई चेंज आएगा, नहीं आएगा। तो हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है बेटा, ध्यान रख लेना, जो पोटेंशियल एनर्जी है किसके अंदर, ग्रेविटेशनल एरिया के अंदर, वो हमेशा किसके ऊपर डिपेंड करती है, हाइट के ऊपर डिपेंड करती है। पाथ कैसा भी हो, किसी भी पाथ से आए, कोई इसको लेना देना नहीं है, हमेशा हाइट के ऊपर डिपेंड करती है, कितनी हाइट के ऊपर है वो ऑब्जेक्ट, उसके ऊपर हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या करती है, डिपेंड करती है, ना कि पाथ के ऊपर। पाथ कैसा भी हो, कैसे भी हमारे पास ऑब्जेक्ट नीचे गिरे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं होता, सिर्फ किससे लेना देना होता है, हमारे पास कितनी हाइट पे वो क्या है बेटा, हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास ये ध्यान रख लेना कि उसको पाथ से कोई लेना देना नहीं है, किसी भी पाथ से वो नीचे गिर जाए कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इससे लेना देना जरूर है कि हमारे पास वो जो ऑब्जेक्ट है वो कितनी हाइट पे है। तो फॉर्मूला हमारा यहाँ पे क्या रहेगा बेटा, सेम ही रहेगा, EP इज इक्वल टू mgh। तो पोटेंशियल एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड नहीं करती, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती, कि किसी ऑब्जेक्ट का कौन सा पाथ है, किस पाथ से वो आ रहा है, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती, किसके ऊपर डिपेंड करती है, हाइट के ऊपर डिपेंड करती है कि उस ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है। फॉर्मूला हमारा क्या रहेगा इसके अंदर बेटा, सेम रहेगा। पहले हमने किया था बेटा पोटेंशियल एनर्जी किसके अंदर, ग्रेविटेशनल एरिया के अंदर। अब है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, ठीक है। एक एग्जांपल मैंने एक्स्ट्रा करवाया है सिंपल पेंडुलम वाला, आप देख लो इसको, आपकी शायद बुक के अंदर नहीं है, फिर भी मैं इसको करवा रहा हूं, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिंपल पेंडुलम हमारे पास है क्या, सुनो ध्यान से। सिंपल पेंडुलम के बारे में सबको पता है, हम क्या करते हैं, एक स्ट्रिंग लेते हैं, एक रस्सी लेते हैं, उसके साथ स्टोन को बांध देते हैं, ठीक है। फिर बाद में हम क्या करवाते हैं, उनको ऐसे ऑसिलेट करवाते हैं, ठीक है। और वो जो ऑसिलेशन हमारे पास होती है वो किसकी होती है, सिंपल पेंडुलम की होती है, ठीक है। वो ऑसिलेशन बिल्कुल क्या आती है, हमारे पास इक्वल आती है। आपको पता होगा सिंपल पेंडुलम के बारे में, ठीक है, छोटी क्लासों के अंदर हमने डिस्कस कर चुके हैं। अब देखो यहाँ पे भी वो सेम चीज है, सिंपल पेंडुलम है, ठीक है। सिंपल पेंडुलम में क्या है, हमने ये हमारे पास क्या है, एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग से एक बॉब को लटका रखा है, ठीक है। बॉब हो या स्टोन हो उसको लटका रखा है, ओके।
अब क्या करवाना है, हमने उसको मूव करवाना है। जब मूव करवाएंगे हम ऐसे ऑसिलेट करवाएंगे तो हमारे पास कुछ ना कुछ पोजीशन आएगी। यहाँ पे हमने सी पोजीशन मान ली है, यहाँ पे बी पोजीशन मान ली है। बॉब का मास हमारे पास क्या है, एम है। इस स्ट्रिंग की जो लेंथ है, रस्सी की जो लेंथ है वो क्या है हमारे पास एल है। और ए से बी जितना वो क्या कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, वो हमारे पास क्या है बेटा, एक्स है। तो यहाँ पे देखो मैं आपको करवा देता हूँ इसको। ये मान लो कि हमारे पास सिंपल पेंडुलम हम बना रहे हैं, ठीक है। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे देखो ये रेस्ट पोजीशन में है, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे देखो, ये मैं यहाँ से, ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे होगी। आपको पता होना चाहिए जहाँ पे मैंने इसको रोक रखा है यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। अब मैं इसको छोड़ दूंगा तो वो नीचे आएगा, यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा, ठीक है। फिर ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा, ऑसिलेट करेगा। तो हमारे पास कितनी पोजीशन बन रही है, यहाँ पे ए, देखो यहाँ पे क्या बन रही है, ए, बी और सी। तो 3 पोजीशन बन रही है, एक यहाँ पे बन रही है हमारे पास, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो 3 पोजीशन बन गई, सी, ए और बी। ओके। तो अब आपने इसके अंदर बताना है कि कहाँ पे हमारी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है और कहाँ पे हमारी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है। तो आप इसके अंदर बता सकते हो कैसे। मान लो कि आपको पता है पेंडुलम ऐसे मूव करता है, ठीक है, ऐसे मूव करता है। तो छोड़ते कहां से हम, यहां से। तो यहां पे क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। तो इसका मीनिंग यहां पे क्या होगी, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। जहां से उसको हम छोड़ रहे हैं बेटा, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है हमारी, ज्यादा है, ठीक है। फिर जहां से अब छोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या होगी, एकदम से नीचे आएगा। नीचे आएगा तो किसकी वजह से आएगा, मोशन की वजह से। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ए पॉइंट पे हमारे पास क्या है, मैक्सिमम क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। ए पॉइंट पे हमारे पास क्या है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। फिर ऊपर की ओर जाएगा और यहां तक जाएगा, सिर्फ यहां तक जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा, फिर पीछे वापस आ जाएगा। तो जहां पे जाके ये रुका, ठीक है, जहां से ये पीछे मुड़ गया, तो यहाँ पे क्या होगी बेटा, फिर दोबारा मैक्सिमम क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे इस पोजीशन पे जाके फिर दोबारा वापस आया, तो इस पोजीशन पे फिर हमारे पे क्या होगी, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने निकाल लिया इसके अंदर कि किस किस पोजीशन पे हमारे पास क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, और किस पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या है, मैक्सिमम है। तो आपने क्या देखा, जहां से छोड़ रहे हैं यहाँ पे मैक्सिमम क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। फिर यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तेज होगी। और यहाँ पे क्या होगी, फिर दोबारा मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो यहाँ से जैसे छोड़ा हमने, यहाँ पे आके क्या हो गया बेटा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी, धीरे धीरे तेजी से आया यहाँ पे, तो मैक्सिमम यहाँ पे क्या हुई, काइनेटिक एनर्जी। फिर आगे की ओर बढ़ेगा, पूरा अपना ऑसिलेट पूरा करेगा, ऑसिलेशन पूरा करेगा, ठीक है। तो एक चक्कर कंप्लीट करेगा, तो यहाँ पे क्या होगी, फिर दोबारा यहाँ से फिर वापस आएगा। तो यहाँ से जब वापस आ रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बार रुक रहा है, तो यहाँ पे क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो यहाँ पे हमने बता दिया कि इन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे है, मैक्सिमम, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कहाँ पे है। अब इसके अंदर हमने क्या फाइंड आउट करना है, सुनो, फॉर्मूला फाइंड आउट करना है किसका, पोटेंशियल एनर्जी का। आपको पता है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv², ठीक है। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी के अकॉर्डिंग ही करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, EP, यही होता है 1/2, ठीक है। सेम जैसे हमारे पास क्या था, 1/2 mv², ठीक है। सेम 1/2 मास क्या है, बॉब का मास, बॉब या स्टोन का कितना है, m है। अब ये जो ऑसिलेट कर रहा है किसकी हेल्प से कर रहा है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर अप्लाई हो रही है, जिसकी वजह से ये तेजी से मूव कर रहा है, ठीक है। तो हमारे पास ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स G, लेंथ जो है हमारे पास स्ट्रिंग की कितनी है, L है, लेंथ कितनी है, L है, वो बाय में आएगी, ओके। इनटू ए से बी क्या कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, ठीक है। ए से बी क्या कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को मान लिया हमने x, तो x का स्क्वायर, जैसे यहाँ पे v का स्क्वायर माना था, ठीक है। तो 1/2 mg अपॉन में l इंटू x स्क्वायर। तो यहाँ ये कहां से आया, देखो दोबारा, बॉब का मास क्या है
m है, g ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। फिर l किस लिए आया, लेंथ जो है स्ट्रिंग की वो भी हमने देखनी है। फिर x जितना उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे आया 1/2 mg अपॉन में l इंटू एक्स स्क्वायर। यहाँ पे ये जो वैल्यू होती है ये हमारे पास क्या होती है बेटा, कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो हमारे पास ये जो वैल्यू होती है mg अपॉन में l हमेशा क्या होती है, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो यहाँ पे क्या लग दिया, k क्या है, कांस्टेंट साइन है। तो इसकी वैल्यू कांस्टेंट थी, सभी की एक जैसी थी वैल्यू, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, k साइन से डिनोट कर दिया। अब k की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दो तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल आएगी, 1/2 kx स्क्वायर। तो हमारे पास क्या निकल गया बेटा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिंपल पेंडुलम क्या आ गई, 1/2 kx स्क्वायर, ठीक है। ये थी हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी किसकी, सिंपल पेंडुलम की। दोबारा से देखो एक बार फिर, हमारे पास क्या था, हमने सिंपल पेंडुलम ले रखा है, ठीक है। सिंपल पेंडुलम है हमारे पास, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, फिर यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो ऐसे ऑसिलेट करता रहता है, ठीक है। अब इसी ऑसिलेशन को निकालना है हमने, कि क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है किसकी, सिंपल पेंडुलम की, इसी पेंडुलम की, ठीक है। इस पेंडुलम की जब पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो हमारे पास क्या है, बॉब का मास m है, लेंथ l है स्ट्रिंग की, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या कर रहा है, x कर रहा है। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, 1/2 m मास g ग्रेविटी अपॉन में l, स्ट्रिंग है किसकी, स्ट्रिंग की लेंथ है, x क्या है हमारे पास, जो डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है। फिर ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसको k से डिनोट कर दिया, इस वैल्यू को, इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया k की, तो kx स्क्वायर। ये हमारे पास वैल्यू किसकी निकल गई बेटा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, ठीक है। तो ये आपने क्या करना है बेटा, जैसे मैंने आपको पोटेंशियल एनर्जी किसकी बताई थी, ग्रेविटेशनल एरिया की, ऐसे ही हमारे पास किसकी आ गई, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। इस एक्सप्रेशन को आपने अच्छे से समझना है और बार बार करके देखना है, फिर आपको अच्छे से ये समझ में आएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब ये हमारे पास टॉपिक है क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लॉ क्या कहता है हमारे पास एनर्जी का, एनर्जी कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का जो लॉ है वो क्या कहता है बेटा, हमारे पास एनर्जी कभी भी ना तो बनाई जा सकती है ना डिस्ट्रॉय की जा सकती है, वो हमेशा एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ट्रांसफर हो सकती है या वन फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर होगी, ठीक है। यही होता है हमारे पास बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि हमारे पास हमेशा जो है एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है। पोटेंशियल से काइनेटिक के अंदर, काइनेटिक से पोटेंशियल के अंदर कन्वर्ट हो सकती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर, लेकिन एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, सिर्फ उसको ट्रांसफर किया जा सकता है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। दैट इज नोन एज ए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है क्या, सुनो ध्यान से, ठीक है। ये एग्जांपल मैंने लिया है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, ये मान लो कि ये वॉल है हमारे पास, ये बेटा क्या है, वॉल है, ये हमारे पास क्या है, वॉल है, ओके। ये वॉल है, वॉल के साथ मैंने स्प्रिंग को अटैच कर रखा है, ठीक है। वॉल के साथ मैंने स्प्रिंग को अटैच किया है, स्प्रिंग के साथ एक ऑब्जेक्ट को बांधा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट को साथ में स्ट्राइक किया है, मतलब बांधा हुआ है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, स्प्रिंग के साथ एक ऑब्जेक्ट को अटैच कर रखा है जिसका मास क्या है मेरे पास, m है। सुनो ध्यान से, एक वॉल है, वॉल के साथ मैंने स्प्रिंग को अटैच कर रखा है, ठीक है। स्प्रिंग के साथ मैंने क्या किया है, एक ऑब्जेक्ट को अटैच कर रखा है जिसका मास क्या है, m है, ओके। अब क्या करना है हमने, इस स्प्रिंग को, इस जो ऑब्जेक्ट को, इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से मैंने क्या करना है, इस स्प्रिंग को कंप्रेस करना है, ठीक है। मान लो कि ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है, ये मान लो कि मेरे पास ऑब्जेक्ट है, ये वॉल है, ये वॉल है और यहाँ पे स्प्रिंग लगा रखा है और ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से मैं स्प्रिंग क्या करूंगा, अपनी फोर्स लगा के स्प्रिंग को कंप्रेस करूंगा। जब मैं स्प्रिंग को कंप्रेस करूंगा तो किसकी वजह से स्प्रिंग कंप्रेस होगा, यहाँ पे मेरे पास ऑब्जेक्ट
है तो मैं काइनेटिक एनर्जी फोर्स लगाऊंगा तो मेरे पास क्या होगा, वो जो मेरी फोर्स है वो किस में चेंज होगी बेटा, काइनेटिक एनर्जी में, जिसके कारण ऑब्जेक्ट क्या करेगा, वो जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो मूव करेगा और स्प्रिंग मेरा क्या होगा, यहां से लेकर यहां तक क्या होगा, कंप्रेस होगा। ये तो आपको पता है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो जब वो ऑब्जेक्ट मूव करने लग जाता है तो उसके अंदर क्या आती है बेटा, काइनेटिक एनर्जी। तो ये ऑब्जेक्ट जब ये इसको आगे लेके गए, स्प्रिंग को कंप्रेस करवाया, तो हमारे पास क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट यहां तक मूव कर गया। देखो ये इसकी, ये पहली स्टेज है, ये दूसरी स्टेज है और तीसरी स्टेज है। एक ही स्प्रिंग है, ये 3 स्प्रिंग नहीं है, याद रख लेना, ये 3 स्प्रिंग नहीं है, एक ही स्प्रिंग है लेकिन उसकी अलग अलग क्या है, स्टेज है। पहली स्टेज थी रेस्ट पोजीशन में, दूसरी स्टेज जब हमने इसको मूव करवाया, तीसरी स्टेज क्या थी वो हम आगे बताएंगे, ठीक है। तो हमारे पास स्प्रिंग को क्या करना है, इसके अंदर सुनो ध्यान से, एक ऑब्जेक्ट की हेल्प से स्प्रिंग को कंप्रेस करवाना है, फिर एक्सपेंशन करवाना है, स्प्रिंग को कंप्रेस करवाना है और एक्सपेंशन करवाना है। इसके दौरान हम क्या निकालेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कैसे, रेस्ट में पढ़ा था, जब इसके ऊपर फोर्स लगाई, इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी से v वेलोसिटी से ये ऑब्जेक्ट क्या करने लग गया, मूव करने लग गया, यहां तक आ गया, ठीक है, यहां तक आ गया ऑब्जेक्ट। अब आपको पता है हमने यहां पे ऑब्जेक्ट रोक लिया तो यहां पे v क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये दूसरा केस है, जब यहां से लेकर यहां तक हमने ऑब्जेक्ट लेके आए और इसके ऊपर अभी भी फोर्स लगा रखी है, ठीक है, इसको कंप्रेस कर रखा है स्प्रिंग को, तो यहां पे क्या है, v 0 होगा। पहले v क्या था, कुछ ना कुछ था, लेकिन अब v क्यों 0 क्यों है, क्योंकि यहां पे हमने उसको कंप्रेस कर रखा है और पोटेंशियल एनर्जी यहां पे क्या है, ज्यादा है। पहले क्या थी हमारे पास, जब उसको मूव करवा रहे थे, उसको कंप्रेस करवा रहे थे उस स्प्रिंग को बेटा, तो हमारे पास क्या थी, काइनेटिक एनर्जी थी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी से कंप्रेस हो रहा था। अब हमने एक जगह पे खड़ा कर दिया तो वहां पे क्या है, पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होगी और v क्या होगा, 0 होगा। अब क्या करना है, जब हमने इसको कंप्रेस करवाया फिर हमने छोड़ देना है, इसको छोड़ दिया, तो अब क्या करेगा, अब क्या होगा, कंप्रेशन के बाद वो अपनी पोजीशन में फिर वापस चला जाएगा। तो तीसरी स्टेज देखो, यहां पे आया, यहां पे आया था, अब देखो अब वेलोसिटी किस ओर मूव कर रही है, v वेलोसिटी से इस ओर मूव कर रहा है, अपनी पोजीशन में, सेम पोजीशन में क्या चला गया, उसी पोजीशन में यहां पे क्या चला गया, वापस चला गया विद वेलोसिटी v। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी थी, फिर ये किस में चेंज हो गया, काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि कंप्रेस के बाद हमने छोड़ दिया, फोर्स छोड़ दी, तो ये अपनी पोजीशन में वापस चला गया ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी। तो इस केस से आपने क्या समझा, सुनो ध्यान से। अब देखो इससे आपने क्या समझा, पहले हमने क्या किया था बेटा, हमारे पास ये वॉल है, ये स्प्रिंग लगा रखा है और ये हमारे पास क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की हेल्प से हमने क्या किया, स्प्रिंग को कंप्रेस किया, ठीक है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी से कंप्रेस हो गया, फिर काइनेटिक एनर्जी किस में चेंज होगी, पोटेंशियल एनर्जी में। यहाँ पे हमने जब छोड़ा इसको तो ये वापस फिर चला गया उसी पोजीशन में, तो पोटेंशियल एनर्जी फिर किस में चेंज होगी बेटा, काइनेटिक एनर्जी में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, पहले काइनेटिक एनर्जी किस में ट्रांसफर हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी में, फिर पोटेंशियल एनर्जी फिर किस में ट्रांसफर हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में। मतलब यहाँ पे एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है, और सेम एनर्जी हमारे पास ट्रांसफर हो रही है। इसकी वजह से स्प्रिंग जो है सेम ही पोजीशन पे वापस जा रहा है। पहले जब हमने जितना कंप्रेस किया था उतनी पोजीशन से हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो गया काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। फिर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी से फिर दोबारा उसको जब छोड़ा तो फिर वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गया और उसी पोजीशन में वापस चला गया। तो पहले उसको कंप्रेस किया, ठीक है, फिर उसको वापस छोड़ दिया, तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, पहले काइनेटिक एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी में, फिर दोबारा पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में। पहले हमने स्प्रिंग को कंप्रेस किया, फिर एक्सपेंशन किया, कंप्रेस किया, एक्सपेंशन किया, कंप्रेस किया, एक्सपेंशन किया, तो हमारे पास क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी बन रही है प्लस पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। दोनों क्या है, दोनों की एनर्जी क्या है, एक दूसरे के अंदर क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है, और क्या है, सेम एनर्जी हमारे पास ट्रांसफर हो रही है। इसी की वजह से स्प्रिंग सेम पोजीशन में क्या जा रहा है, वापस जा रहा है। तो हमारे पास क्या होता है, आपको पता होना चाहिए, मैकेनिकल एनर्जी किसके इक्वल होती है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी की दो फॉर्म होती है, काइनेटिक और एक पोटेंशियल। तो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होगी बेटा, पोटेंशियल
एनर्जी के, ठीक है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होगी, पोटेंशियल एनर्जी के। तो यहाँ पे एनर्जी सिर्फ ट्रांसफर हो रही है, और ज्यादा एनर्जी नहीं बन रही। यहाँ पे देखो और ज्यादा एनर्जी नहीं बन रही, सिर्फ एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में ट्रांसफर हो रही है, दूसरी एनर्जी एक एनर्जी में ट्रांसफर हो रही है। तो इसी को बोलेंगे बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, पूरे के पूरे केस के अंदर फ्रिक्शन फोर्स भी यहाँ पे देखो, ये ऑब्जेक्ट जो है इस सरफेस से क्या हो रहा है, इस सरफेस से टकरा के आगे की ओर मूव कर रहा है, तो फ्रिक्शन भी प्रोड्यूस हो रहा है, कुछ ना कुछ अमाउंट में हीट भी प्रोड्यूस हो रही है। मैकेनिकल एनर्जी मैंने आपको बता दिया है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी रिलीज होगी है, प्लस अदर कोई और चीज इसके अंदर एनर्जी की फॉर्म में रिलीज होगा, वो किसके इक्वल होगा, कांस्टेंट के इक्वल होगा। कांस्टेंट मींस वो एनर्जी जो हमारे पास बन रही है वो क्या है बेटा, सेम है हमारे पास, ठीक है। जो हमारे पास एनर्जी इसके अंदर रिलीज हो रही है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, वो बिल्कुल क्या है, रिमेन कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी। दैट इज नोन एज ए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये था हमारे पास बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सुनो ध्यान से दोबारा फिर से, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है हमारे पास, कि एनर्जी कैन ओनली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एनर्जी हमेशा हमारे पास कन्वर्ट होती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, ना तो उसको बनाया जा सकता है, ना ही उसको बेटा डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, उसको चेंज किया जा सकता है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। उसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मैंने आपको स्प्रिंग की हेल्प से समझा दिया था कि जब हम क्या करेंगे, स्प्रिंग को कंप्रेस करवाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी किसमें चेंज हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में, फिर उसको छोड़ेंगे, फिर पोटेंशियल एनर्जी फिर दोबारा किसमें चेंज हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। तो इसका मीनिंग जब उसको क्या करवा रहे हैं, स्प्रिंग को कंप्रेस या एक्सपेंशन करवा रहे हैं, तो एनर्जी क्या हो रही है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर हो रही है, लेकिन एनर्जी ना तो बढ़ रही है ना वो कम हो रही है, सेम रह रही है, ठीक है। इसलिए हमारे पास उसी पोजीशन में स्प्रिंग वापस आ रहा है, इसी को बोलेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो हमारे पास इसके अंदर क्या था, मैकेनिकल एनर्जी थी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, ये आपको पता है। फिर हमारे पास जो टोटल एनर्जी हमारे पास एक जैसी रही है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हुई है, और मेन एक जैसी रही है, वो कौन कौन सी है, एक तो मैकेनिकल एनर्जी अभी बताया, हीट एनर्जी, जब ये जो ऑब्जेक्ट है इससे टकराएगा तो हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस होगी, प्लस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्यों प्रोड्यूस हुआ है, इस ऑब्जेक्ट के कारण फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रहा है, प्लस अदर फॉर्म में एनर्जी चेंज हो रही है। ये हमेशा किसके इक्वल रहेगी बेटा, कांस्टेंट के इक्वल रहेगी, ठीक है। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट बेटा एक और एग्जांपल देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, एक और एग्जांपल है मेरे पास। जैसे मान लो कि मैंने ग्राउंड से इस मार्कर को ऊपर उठा रखा है, ठीक है, इस ग्राउंड से मार्कर को ऊपर उठा रखा है। अब यहाँ पे क्या है, मेरी पोटेंशियल एनर्जी है, आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, mgh। तो पोटेंशियल एनर्जी है यहाँ पे mgh। अब मैं इसको छोड़ दूंगा तो ये नीचे चला जाएगा, वहां पे क्या होगा, अब पोटेंशियल एनर्जी अब किस में कन्वर्ट होगी बेटा, काइनेटिक एनर्जी में। तो यहाँ पे जब मेरे पास था ये मार्कर, तो यहाँ पे क्या शो कर रहा था, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब ये जो एनर्जी मैं इसको छोड़ूंगा तो ये किस में चेंज हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी के अंदर क्या हो जाएगी, और ये किसके इक्वल होती है, कांस्टेंट के इक्वल होती है। कांस्टेंट मींस हमारे पास पोटेंशियल जो एनर्जी थी वो किस में चेंज होगी बेटा, काइनेटिक एनर्जी के अंदर क्या होगी, कन्वर्ट होगी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी थी यहाँ पे किस में चेंज होगी बेटा, काइनेटिक एनर्जी के अंदर चेंज होगी। तो हमारे पास सम जो है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का रिमेन क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, एक जैसा रहेगा, ठीक है। मतलब हमारे पास कई बार क्या होगा, कई बार तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बिल्कुल नहीं होगी। जहां पे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी वहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, बिल्कुल नहीं होगी। तो हमेशा हमारे पास जो सम रहेगा काइनेटिक एनर्जी का प्लस पोटेंशियल एनर्जी का हमेशा कांस्टेंट रहेगा, एक जैसा रहेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारी जो एनर्जी है हमेशा एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या होती है बेटा, ट्रांसफर होती है। उसको ना तो बनाया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, सिर्फ उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे नीचे से जब इसको ऊपर उठाया था तो काइनेटिक एनर्जी से ये पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो गया था, फिर पोटेंशियल से जब मैंने इसको छोड़ा फिर पोटेंशियल से फिर दोबारा किस में चेंज हो गया, काइनेटिक एनर्जी में। दोनों का जो सम करेंगे तो इक्वल रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जैसा कि स्प्रिंग के अंदर मैंने बताया था कि इसको जब कंप्रेस कर रहे हैं
तो पोटेंशियल एनर्जी आ रही है, जब उसको छोड़ रहे हैं काइनेटिक एनर्जी दोबारा फिर आ रही है। तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का जो सम है वो क्या रहेगा, बिल्कुल इक्वल रहेगा, जिसके कारण वो किसको शो करेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास बेटा पावर। ठीक है, पावर के बारे में है नेक्स्ट टॉपिक। पावर क्या होता है, पावर की डेफिनेशन करने से पहले कुछ एग्जांपल बताता हूं आपको, फिर उससे समझेंगे कि पावर हमारे पास है क्या। सुनो ध्यान से कि मान लो कि एक पर्सन है हमारे पास, वो किसी काम को बहुत कम समय में करता है, और एक पर्सन है वो उसी काम को बहुत ज़्यादा समय में करता है। तो आप क्या कहोगे कि किसकी पावर ज़्यादा है और किसकी पावर कम है? जो पर्सन काम जल्दी निपटा लेता है, कम समय के अंदर काम करता है, ठीक है, उसकी पावर क्या है, ज़्यादा है। और जो क्या है, उसी काम को बहुत ज़्यादा समय लगाता है करने में, उसकी पावर क्या है, कम है। तो इसका मीनिंग हम कह सकते हैं कि पावर क्या है हमारे पास, कि हमारे पास कोई भी जो काम हो रहा है वो किस रेट से हो रहा है, कोई भी जो काम हो रहा है वो किस रेट से हो रहा है और कितनी जल्दी हो रहा है, दैट इज नोन एज ए पावर। फिर हम कहेंगे कि उस बंदे की इतनी पावर है कि उसने इतनी जल्दी इस काम को कर लिया, चाहे वो व्हीकल की बात हो, चाहे वो किसी भी ऑब्जेक्ट की बात हो। ठीक है, तो हमारे पास वहां पे हमेशा हम यही कहेंगे कि उसके अंदर इतनी सारी पावर है। इतनी सारी पावर का मीनिंग क्या है कि वो जो है हमारे पास ऑब्जेक्ट या वो कोई पर्सन, वो उतनी ही तेजी से क्या कर रहा है, काम कर रहा है, उसकी उतनी ही क्या होगी हमारे पास बेटा, पावर होगी। ठीक है, तो यहाँ पे पावर क्या है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। जिस रेट से हमारे पास क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है, दैट इज नोन एज ए पावर। अगर कोई मान लो कि पर्सन क्या है, किसी काम को 30 मिनट में करता है और कोई पर्सन किसी काम को 15 मिनट में करता है, तो हम कहेंगे कि जो 15 मिनट वाला है उसके अंदर पावर क्या है, ज्यादा है, और 30 मिनट वाले में पावर क्या है, कम है। तो इसलिए रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। जिस रेट से हमारे पास वर्क डन हो रहा है उसको बोलते हैं बेटा पावर। ठीक है, आपने याद रख लेना, जो पावर है हमारे पास उसको डिनोट करते हैं किससे, पी से। ठीक है, पावर क्या होता है, पावर का फॉर्मूला होता है पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन में टाइम। ठीक है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन में टाइम। जिस रेट से जितने टाइम के अंदर जो वर्क हो रहा है वो होता है हमारे पास किसके इक्वल बेटा, पावर के इक्वल। मतलब कोई भी पर्सन, कोई भी ऑब्जेक्ट कितने समय में हमारे पास, कितने कम समय में किसी काम को कर रहा है, वो उसकी क्या होगी बेटा, पावर होगी। ओके, अब पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन में टाइम। पावर को P से डिनोट करते हैं, वर्क को W से, टाइम को T से डिनोट करते हैं। तो हमारे पास पावर का फॉर्मूला क्या आ गया, W अपॉन में T। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आपको पता है W का हमारे पास क्या होता है, W क्या होता है, F इंटू S। तो यहाँ पे फिल कर दो W क्या, F इंटू S। फिर अपॉन में T सेम रहेगा। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब क्या करना है कि हमारे पास क्या होता है, S अपॉन में T, ये जो डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम होता है वो किसके इक्वल होता है, आपने छोटी क्लासों के अंदर पढ़ा होगा। ठीक है, छोटी क्लासों के अंदर मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो वेलोसिटी होती है वो किसके इक्वल होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम होता है। वेलोसिटी v किसके इक्वल होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो इस s अपॉन में टाइम की जगह क्या लगा देंगे, हम v लगा देंगे। तो हमने इसकी जगह क्या लगा दिया, v। तो p क्या आ गया, f इंटू v। तो एक फॉर्मूला पावर का हमारे पास क्या बन गया, w अपॉन में t, एक फॉर्मूला ये बन गया, और दूसरा फॉर्मूला हमारे पास बन गया ये f इंटू v। ये दोनों फॉर्मूले हमारे पास क्या हैं, काफी ज्यादा बेटा इंपॉर्टेंट हैं, आपने इसको लर्न कर लेना है इन फॉर्मूलों को। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो पावर होता है वो वर्क और एनर्जी की तरह स्केलर क्वांटिटी होती है, याद रख लेना। पावर हमारे पास क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है। नेक्स्ट यूनिट जो होते हैं पावर के वो क्या होते हैं बेटा, वोट के अंदर होते हैं। ठीक है, यूनिट जो होते हैं पावर के वोट के अंदर होते हैं। और लार्ज अमाउंट के जो यूनिट होते हैं पावर के वो किस में होते हैं, किलोवाट के अंदर होते हैं। किलोवाट किसके, 1 किलोवाट किसके बराबर होता है, 1000 वोट के बराबर होता है। मतलब जो लार्ज यूनिट हैं वोट के वो किसके अंदर है, किलोवाट के अंदर है, वो किसके इक्वल होंगे, 1000 वोट के बराबर। ठीक है, अब देखो एक और हमारे पास इंपॉर्टेंट है पावर, जिसका नाम है 1 हॉर्स पावर। मतलब एक हॉर्स की जितनी पावर होती है वो किसके इक्वल होती है, 746 वोट के बराबर होती है। एक हॉर्स के अंदर जितनी पावर होती है वो किसके बराबर होती है बेटा, 746 वोट के बराबर होती है। और ये जो वैल्यू है हम यूज करते हैं बैटरियों के अंदर। आपने सुना होगा बड़ी बड़ी जो बैटरी आती हैं उनमें हमेशा क्या होती है, ये इतने हॉर्स पावर का बैटरा है, ये इतनी हॉर्स पावर की बैटरी है, ये इतने हॉर्स पावर की बैटरी है। तो हम वहां पे जो
जो पावर को डिनोट करते हैं वो किससे करते हैं, जो बैटरियों में जो पावर होती है उसको हॉर्स पावर से डिनोट करते हैं। ये हमारे पास उसकी वैल्यू होती है 746 वोट के बराबर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास बेटा इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, हमने पावर के बारे में जान लिया है, अब थोड़ा सा आप इसके बारे में भी जान लो कि इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है। ठीक है, पावर क्या था, मैकेनिकल वर्क था हमारे पास, मैकेनिकल पावर थी जिसके अंदर जिस रेट से वर्क हो रहा है हमारे पास, कितने टाइम के अंदर हो रहा है, उसको बोलते थे हम पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या होगी, सेम उसके जैसी, सेम प्रिंसिपल पे कि रेट ऑफ डूइंग वर्क किसके अंदर, सिर्फ इतना याद रख लेना है इसके अंदर। इलेक्ट्रिक पावर मींस क्या है, द रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन ए सर्किट। मतलब किस रेट से हमारे पास, किस वर्क से हमारे पास, किस रेट से एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे पास किसी सर्किट के अंदर, किसी वायर के अंदर या किसी कंडक्टर के अंदर ट्रांसफर हो रही है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर। बस इतना सा याद रख लेना यहाँ पे, क्या इलेक्ट्रिक पावर किसको बोलते हैं बेटा, द रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आएगी कि किस रेट से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफर करवा रहे हैं किसी सर्किट के अंदर, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर को डिनोट करते हैं P से। वर्क डन बाय चार्ज, आपको पता होना चाहिए अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक सर्किट है तो उसके अंदर जो हमारे पास चार्ज फ्लो करेगा, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर क्या होता है, चार्ज फ्लो करता है वन प्लेस से दूसरे प्लेस तक। ठीक है, यही होता है हमारे पास। तो वर्क डन कौन कर रहा है, वर्क डन बाय चार्ज। वर्क डन किसके द्वारा हो रहा है, चार्ज के द्वारा। चार्ज हमारे पास ट्रांसफर हो रहा है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, कितने टाइम के अंदर, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक पावर। वर्क डन हो रहा है किसके द्वारा बेटा, चार्ज के द्वारा। चार्ज हमारे पास चाहे वो पॉजिटिव चाहे वो नेगेटिव चार्ज, वो फ्लो कर रहे हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, चार्ज ट्रांसफर हो रहा है हमारे पास वन प्लेस टू अनदर प्लेस, कितने टाइम के अंदर, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है बेटा, इलेक्ट्रिक पावर मैंने आपको समझा दिया है। अब देखो, अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, P वर्क डन बाय चार्ज। वर्क डन चार्ज में आएगा V इंटू क्यू। क्यू हमारे पास क्या है, क्यू डिनोट करता है किसको, चार्ज को। क्यू हमारे पास क्या होता है, चार्ज होता है। V होता है पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होता है कि चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ट्रांसफर हो रहा है, कितनी तेजी से ट्रांसफर हो रहा है, कितने पोटेंशियल से ट्रांसफर हो रहा है एक प्लेस से दूसरी प्लेस में, उसको बोलते हैं पोटेंशियल V। तो हमारे पास क्यू चार्ज ट्रांसफर हो रहा है किसी सर्किट के अंदर, V पोटेंशियल से, कितने टाइम के अंदर, वो किसके इक्वल होगा, इलेक्ट्रिक पावर के। ये हमारे पास डिनोट कर लिया हमने। ठीक है, आपको पता है जो हमारे पास I होता है वो किसके इक्वल होता है, Q अपॉन में T। ठीक है, I क्या होता है, Q अपॉन में T होता है। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो Q क्या आएगा, I इंटू T। यहाँ पे Q की वैल्यू यहाँ पे फिल कर दो। Q की वैल्यू हमने यहाँ पे फिल कर दी तो क्या आया, I इंटू T अपॉन में T। T से T कैंसल आउट, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, P इक्वल V इंटू I। तो एक तो हमने क्या फॉर्मूला फाइंड आउट कर लिया, एक तो ये फॉर्मूला था और दूसरा फॉर्मूला हमने फाइंड आउट कर लिया ये वाला। ठीक है, तो ये हमने फॉर्मूले फाइंड आउट कर लिए हैं किसके, इलेक्ट्रिक पावर के, जो काफी ज्यादा हमारे पास जरूरी हैं। ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए कि इलेक्ट्रिक पावर क्या है, कि रेट ऑफ ट्रांसमिशन किसका बेटा, इलेक्ट्रिक एनर्जी का। ठीक है, किसके अंदर, किसी सर्किट के अंदर, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर। सिंपली यही कहना है आपने, और फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है, ये फॉर्मूला हो गया। अब देखो हमारे पास एक चीज आपने याद रख लेनी है, कंजप्शन ऑफ एनर्जी। एनर्जी का कंजप्शन आपने याद रख लेना। एक और टॉपिक है हमारे पास इसके अंदर, छोटा सा है, कंजप्शन ऑफ एनर्जी का क्या होता है। आपने घरों के अंदर देखा होगा, हमारे घरों के बाहर क्या लगे हुए हैं, इलेक्ट्रिक मीटर लगे हुए हैं। ठीक है, मीटर लगे हुए हैं, और मीटर में हमारे जो बिल आता है घरों के अंदर, वो किस में आता है, यूनिट के अंदर, कि इतना यूनिट आपका बिल आया है, और उस यूनिट के हिसाब से आपको क्या करते हैं बेटा, बिल पे करना पड़ता है। ठीक है, अब वो यूनिट कैसे निकालते हैं, ठीक है, मीटर के अंदर, वो मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा कैसे। आपको पता होना चाहिए कंजप्शन ऑफ एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी का कंजप्शन हो रहा है हमारे घरों के अंदर, क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी का क्या हो रहा है, कंजप्शन हो रहा है, हमारे घरों के अंदर खर्च हो रही है, और उसका जो बिल आएगा वो कैसे आएगा, सुनो ध्यान से यहाँ पे। उसका बिल हमेशा क्या आता है, 1 यूनिट के अंदर आता है, और 1 यूनिट हमेशा किसके इक्वल होता है, 1 किलोवाट पर आवर के इक्वल होता है। 1 यूनिट जो होता है, हमेशा याद रख लेना, 1 किलोवाट पर आवर के इक्वल होता है। ठीक है, तो 1 किलोवाट पर आवर को खोलेंगे तो क्या आएगा, खोलो इसको, 1 किलोवाट को खोलेंगे, 1 किलोवाट किसके इक्वल होता है, 1 किलोवाट 1000 वॉट के इक्वल होता है। मैंने आपको पहले बताया था 1 किलोवाट किसके इक्वल होता है, 1000। ठीक है, हावर को सेकंड में चेंज कर दो, 60 इंटू सेकंड,
यहाँ पे अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 36, इन सभी की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, ये आ गया। अब इसको देखो कितने हैं हमारे पास, जीरो कितनी है 3 और 2 5 हमारे पास जीरो है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो 5 हमारे पास जीरो, 36 इंटू 10⁵ और ये किस में आ गया जूल के अंदर, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया जूल के अंदर, ठीक है। तो 1 यूनिट हमारे पास किसके इक्वल है 36 इंटू 10⁵ जूल, या इसको हम लिख सकते हैं 3.6। एक हम जब पावर बढ़ाएंगे तो हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा बेटा, पॉइंट लगाना पड़ेगा 10⁶ जूल के बराबर, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया, एक यूनिट किसके बराबर हो सकता है, इतनी एनर्जी कंज्यूमिंग के बराबर हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखो अब क्या हो रहा है बेटा, सुनो ध्यान से, 1 किलोवाट पर आवर, ये तो मैंने आपको बता दिया फॉर्मूला, ठीक है। आपने फॉर्मूला इतना याद रख लेना है, ठीक है। फॉर्मूला क्या था, 1 किलोवाट को 1000 वोल्ट के अंदर चेंज कर दिया, आवर को सेकंड के अंदर फॉर्मूले के अंदर पुट कर देना है, फॉर्मूला हमारा बन जाएगा, ठीक है। अब आपने यहाँ पे देखना है कि हमारे घरों के अंदर जो बिजली का बिल आता है वो कैसे आता है, सुनो कैसे आता है, सुनो ध्यान से। हमारे पास अगर हमारे घर के अंदर इलेक्ट्रिक जो पावर है, ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर कितनी कंज्यूम हो रही है 1000 वोट। हमारे घरों के अंदर मान लो कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक पावर 1000 कंज्यूम हो रही है, मतलब हमारे पास क्या है 1000 के बल्ब है हमारे पास, कैसे, एक बल्ब कितने वोट का, मान लो कि 100 वोट का है, एक बल्ब क्या है 100 वोट का है, 10 बल्ब कितने होंगे 1000 वोट के, 10 बल्ब कितने होंगे 1000 वोट के। अब सुनो, अगर मान लो कि हमारे घर के अंदर 10 बल्ब जल रहे हैं, ठीक है, हमारे अंदर घर के अंदर 10 बल्ब जल रहे हैं, वो कितनी देर तक जलें बेटा, 1 घंटे तक जलें। हमारे घर के अंदर 100 वाट के 10 बल्ब 1 घंटे तक जलें तो उसके अंदर कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी, 1 यूनिट एनर्जी क्या होगी बेटा कंज्यूम होगी। आप समझ में आया, 1 यूनिट किसके बराबर होता है, 1 यूनिट हमारे पास अगर हमारे घर के अंदर 10 बल्ब जल रहे हैं जो कि कितने कितने वोट के हैं 100 वोट के हैं, तो कितनी होगी हमारे पास टोटल कितने वोट हो गया बेटा 1000 वोट हो गया। मतलब 1000 वोट के हमारे पास बल्ब जो हैं 1 घंटे के अंदर जल रहे हैं, तो हमारे पास उसका जो बिजली का बिल आएगा वो क्या आएगा 1000 यूनिट आएगा। और 1 महीने का आप उससे मल्टीप्लाई करोगे तो उससे मल्टीप्लाई करने पर कितने यूनिट जो बलेंगे उसके हिसाब से आपके घर के अंदर क्या आ जाएगा बिल आ जाएगा। तो आपको यहाँ समझ में आ गया 1 यूनिट किसके बराबर होता है, अगर मान लो कि 10 बल्ब 100 वोट के 1 घंटे तक जलें, ठीक है, उसमें जितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है हमारे पास उनकी, वो किसके बराबर होगी 1 यूनिट के बराबर होगी। इससे हमारे पास जो घरों के अंदर बिजली का बिल आता है बेटा वो ऐसे ही आता है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे जान लिया कि कंजप्शन ऑफ एनर्जी कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, हमारे घरों के अंदर जो बिल आता है। तो मैंने आपको बता दिया था इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, इलेक्ट्रिक पावर के बारे में समझा दिया, कंजप्शन ऑफ एनर्जी के बारे में समझा दिया, ठीक है। ये हमारे पास था टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।